बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 29 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 736 रोज़ आज मुकम्मल हो गए और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का एक आइडिया इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने 20 के करीब यूरोपियन कंट्रीज़ को मदऊ किया था, पेरिस बुलाया और फिर ये आइडिया दिया कि हमें अपनी फ़ौजें नेटो ममालिक को यूक्रेन के अंदर बायलैटरल बेसिस पर भेज देनी चाहिए। एक ऐसा आइडिया जिसको सब ने कहा कि बिल्कुल फजूल आइडिया है, हमें एक बड़ी जंग का रिस्क मोल नहीं लेना चाहिए अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर भेज कर। अब ये खबर सामने आई है कि यूक्रेन के अंदर नेटो की फ़ौजें ऑलरेडी मौजूद हैं और कोई आम धाम फ़ौजें नहीं हैं, बल्कि नेटो मुल्क की स्पेशल फोर्सेस के अहलकार यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। और ये ऑथेंटिक खबर इसलिए है क्योंकि नेटो मुल्क के ही एक सरबराह ने ये खबर एक बयान में, ये खबर जो है वो ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि रशिया को भी ये खबर दे दी। रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एनुअल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अपनी पार्लिमान से हर साल मुखातिब होते हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस एड्रेस के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी जंग का ख़तरा भी जाहिर किया है और नेटो ममालिक को वार्न भी किया है। और ये जो खबर है इस पर भी क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे ट्रांसनिस्ट्रिया जो मोल्दोवा का इलाका है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल कांग्रेस का इजलास 18 साल के बाद बुलाया गया था यहाँ पर। पहले इससे कबल ये इजलास 2006 में तलब किया गया था और उस इजलास में, स्पेशल कांग्रेस के 2006 में होने वाले इजलास में, इन्होंने रेफरेंडम किया था। जो मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके के अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस, एथनिक यूक्रेनियंस हैं, इनकी आबादी मैं आपको बता दूं कि 4,70,000 से ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 5 लाख लोग इस स्ट्रिप के अंदर आबाद हैं। जो आपको येलो कलर की स्ट्रिप नज़र आ रही है, यहाँ पर तकरीबन 5 लाख यहाँ पर आबादी है। और इन्होंने 2006 में जो रेफरेंडम हुआ था तो 99.9% ने फैसला किया था कि हमें रशिया के साथ शामिल होना है। और अब 18 साल के बाद ये जो इजलास हुआ तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई इसी तरह का बोल्ड फैसला ट्रांसनिस्ट्रिया की पार्लिमान की जानिब से सामने आएगा। और फैसला यही सामने आया कि ट्रांसनिस्ट्रिया की स्पेशल कांग्रेस ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है मदद के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको याद है कि डॉनबास ने, यूक्रेन का इलाका जैसे डॉनबास है, उसी तरह से मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया है। अगर आपने इसको सिंपली समझना है तो यूं आपको समझ आ सकती है। तो डॉनबास ने जिस तरह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया था कि हमें बचाओ, हमारी हिफाजत करो, इसी तरह अब मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया ने भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि हमें बचाओ मोल्दोवा से। अब मोल्दोवा आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर जो यूक्रेन और डॉनबास का मामला था वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इनके दरमियान तो बाकायदा तौर पर, यूक्रेन और डॉनबास के दरमियान 2014 के बाद से बाकायदा तौर पर कह लें कि एक जंग चल रही थी। लेकिन यहाँ पर मामला इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है और ना ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ही ट्रांसनिस्ट्रिया जो है उसने रशिया के साथ जाने का फ़ैसला किया था। फिर ये एक ऑटोनोमस रीजन बन गया था, इसकी अपनी पार्लिमान है, अपना फ्लैग है। डॉनबास का कोई अपना फ्लैग, कोई अपनी पार्लिमान नहीं थी। यहाँ पर ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर मैं आपको बता दूँ कि 1500 रूसी जो पीस कीपर्स हैं वो भी तैनात हैं सोवियत यूनियन टूटने के बाद से लेकर आज तक अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया के अवाम हैं, इन्हें भला मोल्दोवा से क्या ख़तरा और ख़दशा ज़ाहिर हो सकता है। मोल्दोवा एक छोटा सा मुल्क है। अब यूक्रेन से अगर मोल्दोवा को कंपेयर करें तो इनका कहीं से भी बराबरी नहीं है। यूक्रेन मिलिट्री पावर के एतबार से दुनिया में 15वें नंबर पर है और मोल्दोवा 115वें में भी कहीं पर भी आपको मोल्दोवा नज़र नहीं आएगा। तो इन्हें क्या ख़तरा है मोल्दोवा से। अब मैं आपको बता दूं कि मोल्दोवा जब से यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई तो ना सिर्फ यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने के लिए, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए पर तोल रहा है, बल्कि मोल्दोवा भी यूक्रेन के साथ साथ मोल्दोवा भी पर तोल रहा है। नेटो तो खैर अभी दूर की बात है, मोल्दोवा के लिए यूरोपियन यूनियन का ही मोल्दोवा मेंबर बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल इसने अप्लाई कर दिया, मोल्दोवा ने यूक्रेन के साथ अप्लाई कर दिया और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं।
तो ये रिफॉर्म्स ला रहे थे अपने मुल्क के अंदर, और चूंकि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का इंटरनेशनली इलाका है तो रिफॉर्म्स आपको सारे के सारे मोल्दोवा के अंदर लाने थे। तो जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ कवानीन, कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना जब स्टार्ट किए तो वो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट होना थे। जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कुछ ड्यूटीज़ आयद की गई तो बदमज़गी बढ़ गई, ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्दोवा के दरमियान बदमज़गी बढ़ गई, और इस बदमज़गी की वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से ये फैसला सामने आया कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के चक्कर में मोल्दोवा हमें भी साथ मिला रहा है और कुछ रिफॉर्म्स लेके आ रहा है जो कि हमें मंजूर नहीं है, हमने आपके साथ शामिल होना है, आएँ और हमें बचाएं। अब जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बयान जारी किया कि जिस तरह का फ़ैसला इस स्पेशल कांग्रेस की जानिब से सामने आया ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है, ये हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश है, हम बातचीत के ज़रिए अमन व अमान से बैठकर भी ये मामलात हल कर सकते हैं। और इन्होंने, जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक मीटिंग के दौरान जब इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो वहाँ पर इन्होंने ये बयान भी दिया था, चंद महीनों कबल की बात है, यूरोप का एक इजलास था, उसके बाहर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम ट्रांसनिस्ट्रिया के बगैर भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। तो ट्रांसनिस्ट्रिया कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की वजह से हमें यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ना मिले, ट्रांसनिस्ट्रिया के बगैर भी, एक्सक्लूडिंग ट्रांसनिस्ट्रिया भी हमें यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल सकती है अगर हम यूरोपियन यूनियन के जो रिफॉर्म्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें। चलें जी फिर बगैर ट्रांसनिस्ट्रिया के यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेने के लिए तैयार हो जाएं। मरिया ज़खरोवा जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमारी ड्यूटी है, अगर ट्रांसनिस्ट्रिया के रशियंस ने, ट्रांसनिस्ट्रिया की पार्लिमान ने रशिया को मदद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है तो हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रांसनिस्ट्रिया के अवाम को महफूज बनाएं, इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। यानी कि रशिया का जो ऑपरेशन है वो अब मोल्दोवा जाकर इख्तिताम पजीर हो सकता है। इस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर भी की जा रही हैं और हम भी 2 साल के दौरान हमारा भी यही अंदाज़ा था कि ये ऑपरेशन यूक्रेन को ब्लैक सी से काटे बगैर, और अगर यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दिया रशिया ने तो फिर कितना दूर है ट्रांसनिस्ट्रिया, मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि ना सिर्फ डोनेट्स्क का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो यूक्रेन का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है डोनेट्स्क रीजन के अंदर, वो भी रशिया दिनों के अंदर कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि रशिया ने डोनेट्स्क रीजन के अंदर इस एक महीने की, गुज़िश्ता एक महीने की, फरवरी के महीने की हम बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट की विलेजेस को रशिया ने कंट्रोल किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और विलेज को रशिया ने कंट्रोल कर लिया, और अब आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड यूक्रेन का बच गया है, जिसके बाद पूरे का पूरा डोनेट्स्क रीजन रशिया कंट्रोल कर लेगा। ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन, यहाँ पर डॉनबास की साइड, बल्कि सदर्न यूक्रेन का जो इलाके हैं, जो ज़परेजिया का इलाका है, वहाँ पर रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विलेज को कंट्रोल कर लिया है। और ज़परेजिया के बाद क्या है, मिकोलाइव का इलाका है, मैप पर आपको नज़र आ रहा होगा। मिकोलाइव के बाद क्या है, ओडेसा। अब मिकोलाइव और ओडेसा भी 2 साल के दौरान तवातर के साथ रशिया के हमले यहाँ पर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। रशिया की फोर्सेस जो हैं वो ग्राउंड पर यहाँ मौजूद नहीं हैं अभी, लेकिन रशिया के ड्रोन हमले, मिसाइल हमले इन 2 रीजन्स पर भी रिपोर्ट होते हैं, और इन 2 रीजन्स के साथ है मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया। तो फिर रशिया इतनी ज़्यादा दूर नहीं है ट्रांसनिस्ट्रिया से। अगर रशिया, मिकोलाइव और ओडेसा भी रशिया के टारगेट्स हैं तो फिर अगर मिकोलाइव और ओडेसा को रशिया ने कंट्रोल करना है तो फिर ट्रांसनिस्ट्रिया को भी रशिया कंट्रोल करेगा। और जिस तरह के हमले हैं, जिस तरह की पेशकदमी है रशिया की फोर्सेस की, उसका जिक्र किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एनुअल एड्रेस के दौरान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं, और हर रोज़ एक विलेज को हमारी फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल किया जाता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सलाम पेश किया अपने फ़ौजियों को जो हलाक हुए, और उन फ़ौजियों को भी सलूट किया जो इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और स्पेशली इन दिनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रशिया के फ़ौजियों की जानिब से है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रांसनिस्ट्रिया का कोई जिक्र नहीं किया। अपना जो एनुअल एड्रेस था, पार्लिमान से जो खिताब था, उसमें ट्रांसनिस्ट्रिया का जिक्र रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नहीं किया। बहरहाल ये कहा रशिया के सदर ने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा
کیونکہ لمبا چوڑا خطاب تھا روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا، تو ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ روس کے صدر نے کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن کے بارڈر پر ہم سیکیورٹی بڑھائیں گے، کیونکہ فن لینڈ کے بعد اب سویڈن بھی نیٹو کا ممبر بن چکا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج کل ایک خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں یورپین میڈیا، مغربی میڈیا کے اوپر، کہ رشیا سپیس کے اندر نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے کرنے والا ہے۔ تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ رشیا سپیس میں نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے کرنے والا ہے۔ ہاں، ان خبروں میں ضرور صداقت ہے کہ اگر نیٹو کے فوجی یوکرین کے اندر بھیجنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں نیٹو ممالک کی جانب سے، اگر وہ فوجی بھیجے گئے تو پھر رشیا زمین پر ضرور اپنے نیوکلیئر ویپنز نہ صرف ڈپلوائے کرے گا بلکہ چلائے گا بھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے نیٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ تمام کے تمام، چاہے امریکہ ہے، یوکے ہے، فرانس ہے، آپ چاہے جتنی بھی دور ہوں رشیا سے، ہمارے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ آپ تمام کے تمام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے رشیا کے پاس اس طرح کے نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو رشیا کبھی بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ منٹوں کی بات ہے رشیا کے لیے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اپنے ٹروپس یوکرین بھیجنے سے باز رہا جائے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے تو یہ بیان دے دیا کہ اپنے جو فوجی ہیں وہ یوکرین بھیجنے سے باز رہا جائے، لیکن دوسری جانب ایک خبر بہت زیادہ گردش تب کرنے لگی جب جرمنی کے چانسلر اولف شالز نے یہ بونگی ماری ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ برطانیہ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا گیا۔ اولف شالز صاحب، آپ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کچھ انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیزیں خفیہ بھی رکھنی ہوتی ہیں۔ اب اولف شالز سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنا جو لانگ رینج میزائل ہے وہ یوکرین کو، جو ٹورس میزائل ہے وہ یوکرین کو آپ کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے؟ تو اولف شالز نے کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹورس میزائل کو یوکرین کی فورسز یوز نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے ہمارے جو فوجی ہیں، جرمنی کے جو فوجی ہیں، ان کی یوکرین میں گراؤنڈ پر موجودگی ضروری ہے، اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا برطانیہ کی طرح۔ اولف شالز نے کہا کہ برطانیہ نے جو اپنا سٹارم شیڈو میزائل بھیجا یوکرین کو، تو برطانیہ نے ساتھ اپنے جو اسپیشل فوجی ہیں، برطانیہ جو کہ ایک نیٹو ملک ہے، اس کی اسپیشل فورسز یوکرین کے اندر موجود ہیں اولف شالز کے مطابق۔ اب اولف شالز نے بھانڈا پھوڑا تو برطانیہ کی جانب سے بہت زیادہ غصہ کیا گیا۔ برطانیہ نے کہا کہ کس طرح کا آپ نے بیان دے دیا، اب رشیا کے جو رد عمل سامنے آئے گا تو اس کو کون بھگتے گا میرے بھائی؟ اب کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا رد عمل سامنے آیا۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہم نیٹو کی یوکرین بھیجنے کی جو باتیں چل رہی تھی کہ ہم فوجی یوکرین بھیجیں گے، اس پر ہم کہہ رہے تھے کہ جنگ کا امکان ہے، ایک بڑی جنگ کا امکان ہے، لیکن دمتری پیسکوف نے کہا کہ جس طرح کی خبریں اب سامنے آئی ہیں تو پھر بڑی جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ اگر یہ بیان درست ہوا تو پھر بڑی جنگ ناگزیر ہو جائے گی، یعنی کہ اب رشیا انویسٹیگیٹ کرے گا، دیکھے گا کہ یوکرین کے اندر برٹش جو اسپیشل فورسز ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں۔ اب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس ایڈریس کے دوران ایک بہت امپورٹنٹ بات کی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ میں ابھی بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر جو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ظاہر ہے یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ نہیں ہے بلکہ رشیا اور امریکہ کی، رشیا اور نیٹو کی جنگ ہے، اور رشیا کے جو کنسرنز ہیں وہ نیٹو کی ایکسپینشن یا کسی بھی پڑوسی ملک کے اندر نیٹو کی موجودگی کو لے کر رشیا کے کنسرنز ہیں۔ تو روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں، اگر امریکہ رشیا کی ٹرمز پر، رشیا کے مطالبات پر بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے، یوکرین کے پیس فارمولے پر نہیں بلکہ رشیا کے جو خدشات ہیں، جو سیکیورٹی خدشات ہیں، اس پر اگر امریکہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو میں بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بہت بڑی آفر ہے، یورپ کو ایک بہت بڑی آفر، رشیا کی جانب سے امریکہ کو ایک بہت بڑی آفر ہے۔ چپ چاپ کر کے رشیا کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں، یوکرین کو نہ دیکھیں۔ یوکرین کے آرمی چیف، جو نئے آرمی چیف ہیں، ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کے ہاتھ سے ایک گاؤں نہ جا رہا، اور ایون کہ یہ بندہ اب خود اپنی ہار تسلیم کرنے لگا ہے کہ فلاں کمانڈر کی غلطی، اس کمانڈر کی غلطی، پرانے آرمی چیف کی غلطی۔ تو یہ کافی نالائق ثابت ہو رہا ہے، جو اپنی ہار کو بھی تسلیم کرتا جا رہا ہے، اور رشیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب جو خبر سامنے آئی کہ برطانیہ کے فوجی یوکرین کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد ایک بڑی جنگ کا خطرہ اور خدشہ بھی ہے۔ اور دوسری جانب ٹرانسنسٹریا تک رشیا
पहुंच सकता है, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से मुतालबा सामने आ गया और रशिया ने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रांसनिस्ट्रिया के अवाम को उसी तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं जिस तरह से हमने डॉनबास के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। तो इस वक्त के अंदर अगर बरतानिया, अमेरिका और ये यूरोपियन कंट्रीज़ बातचीत की टेबल पर नहीं बैठते तो बड़ी जंग अगर ना भी हुई, यूक्रेन ज़रूर नक्शे से मिट जाएगा, और यूक्रेन अगर नक्शे से ना भी मिटा तो एटलीस्ट ब्लैक सी से यूक्रेन को रशिया काट सकता है, ट्रांसनिस्ट्रिया को रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जाएगा जिस तरह का बयान है। और ये नक्शा देखने के बाद भी अगर आप देखें तो रशिया के लिए बहुत आसान है। एक तो ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने साथ मिलाना आसान भी है और फ़ायदेमंद भी है। यहाँ पर एक बड़ी जंग को बहरहाल अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी बड़ी ताकतों की जानिब से। बड़ी जंग का मतलब होगा, चाहे बरतानिया के फ़ौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद भी हैं और रशिया को भी ये ख़बर मिल जाती है, रशिया को भी मालूम होगा, लेकिन बड़ी जंग को फिर भी अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जंग का मतलब होगा कि पूरी दुनिया को, ये बड़ी जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है। रशिया के जो भी मामलात हैं, जो भी ताल्लुकात हैं चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से, और फिर अमेरिका का गंद तो हर जगह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर ये चिंगारी बड़ी जंग की भड़कती है तो पूरी दुनिया को ये आग अपनी लपेट में ले लेगी। इसलिए बड़ी जंग को अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यूक्रेन के लिए और अब मोल्दोवा के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।